हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से क्या होता है। अगर हम बात करते हैं संक्रमण तत्वों की, तो संक्रमण तत्व होते हैं जैसे अधातु होते हैं। अधातु कौन कौन से हो सकते हैं? ऑक्सीजन वगैरह, नाइट्रोजन वगैरह, सल्फर वगैरह होते हैं। तो उनके साथ में ये क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, संक्रमण धातु होते हैं और अलग अलग क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण यौगिक बनाते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो संक्रमण जो तत्व होते हैं दोस्तों, वो बहुत सी अधातु होते हैं जैसे ऑक्सीजन, हैलाइड, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस आदि से क्रिया करके महत्वपूर्ण यौगिक का निर्माण करती है। इनमें से मुख्य जो बनते हैं उसको हम पढ़ेंगे ऑक्साइड, हैलाइड एंड सल्फाइड। अब दोस्तों यहाँ पर ऐसे बोला जाए तो बहुत सारे ऑक्साइड और बहुत सारे हैलाइड, सल्फाइड बनते हैं। बट यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों में से मैं ऐसे दो महत्वपूर्ण यौगिक जो आपकी किताब में दे रखे हैं उनके बारे में पढ़ाऊंगा, और इससे इस टॉपिक में से कोई क्वेश्चन अगर आएगा तो इन दोनों यौगिकों से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम पढ़ने वाले दोस्तों जिसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। इसका फॉर्मूला क्या होता है? K2Cr2O7, इसको याद रखिए। सबसे पहले हम तीन बातें इसमें पढ़ेंगे। एक तो निर्माण पढ़ेंगे उसमें, इसके अलावा इसकी संरचना देखेंगे, और लास्ट में हम इसका देखेंगे गुण और उपयोग अगर पढ़ेंगे तो देखते हैं। ठीक है, बाकी तीन मेन बातें ध्यान रखना। इसका निर्माण, प्रिपरेशन, और सेकंड हम पढ़ेंगे इसकी संरचना, स्ट्रक्चर, और लास्ट में हम पढ़ेंगे इसके गुण। ठीक है, प्रॉपर्टीज के बारे में। देखिए दोस्तों, इसका निर्माण कैसे होता है। सामान्यतः जो क्रोमाइड अयस्क होता है, अब क्रोमाइड अयस्क में हम जो अयस्क काम में लेते हैं वो है फेरस, यानी कि जो आयरन होता है इसका अयस्क। ठीक है, इसका क्रोमाइड अयस्क लेते हैं, उससे बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? यह 3 चरणों कंप्लीट होता है। ध्यान रखिए, कितने चरणों कंप्लीट होता है? 3 चरणों में पूर्ण होता है। दोस्तों चरण नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे हम? क्रोमाइड अयस्क होता है उसको सोडियम क्रोमेट में रूपांतरित करेंगे। अब कैसे होता है देखिए, हमारे पास में क्रोमाइड अयस्क का फॉर्मूला है FeCrO4। इसकी अभिक्रिया हम सोडियम कार्बोनेट के साथ में करवाते हैं। ये वायु की उपस्थिति में होती है तो O2 लेंगे हम लोग, और आगे क्या बनता है? तो आगे ये आपका जो सोडियम होता है इसके साथ मिलकर के बन जाएगा सोडियम क्रोमेट, और सोडियम क्रोमेट का फॉर्मूला होता है Na2CrO4। और साथ में दोस्तों Fe होता है ऑक्सीजन के साथ मिलकर के बनाएगा Fe2O3, एंड इसके अलावा बन जाएगा यहाँ से CO2। ठीक है, तो ये बनता है पहले चरण में। अब हम समझते हैं आगे। अब दोस्तों ये जो आपके पास में सोडियम क्रोमेट बना है, इस सोडियम क्रोमेट को हम रूपांतरित करेंगे सेकंड चरण में सोडियम डाइक्रोमेट में, मतलब यहाँ पर डाइक्रोमेट लग जाएगा। ठीक है, तो इसको ले रहा हूँ मैं। हमारे पास में है N2CrO4 अर्थात सोडियम क्रोमेट। इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं H+ से, और दोस्तों यहाँ से बनता है आपका Na2Cr2O7, और साथ में यहाँ से बनता है Na+ व H2O। दोस्तों देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक बात आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो इतने प्रोडक्ट बने हैं, यहाँ पर तो इतने लिए नहीं है, तो इसको संख्या में 2 लेंगे हम लोग। एक्चुअली यहाँ पर कोई रिएक्शन बैलेंस नहीं किए, बस आप समझिए कि हमारे पास में जो सोडियम क्रोमेट है इसको सोडियम डाइक्रोमेट में चेंज करेंगे। दोस्तों ये H+ कहाँ से आया? तो H+ क्या होता है? H2SO4 होगा, उसके साथ में इसकी अभिक्रिया करवाते हैं सोडियम क्रोमेट की, और सोडियम क्रोमेट की अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पर H2SO4 क्या करता है? H+ देगा। ठीक है, और इस प्रकार से यहाँ से सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त होता है। अब इस सोडियम डाइक्रोमेट को हमको बदलना है पोटेशियम डाइक्रोमेट में। हमारे पास में पोटेशियम डाइक्रोमेट चाहिए, तो अब इस सोडियम डाइक्रोमेट को बदलेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट में, और लास्ट चरण में हमको पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त हो जाएगा। बस आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर सेकेंड जो चरण था, इसमें क्या बना था हमारे पास में? सोडियम डाइक्रोमेट। क्या बना था? सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला था Na2Cr2O7। इसकी अभिक्रिया हम लोग किससे करवाते हैं? तो इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं KCl, पोटेशियम क्लोराइड से करवाते हैं। और जैसे पोटेशियम क्लोराइड से करवाते हैं तो पोटेशियम सोडियम की जगह पर आ जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा K2Cr2O7 अर्थात पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब यहाँ पर आपका सोडियम होगा, वो Cl के साथ मिलकर के बन जाएगा NaCl। दोस्तों इस प्रकार से हमको क्या मिल जाता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट मिल जाता है। क्या मिल जाता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब दोस्तों इस पोटेशियम डाइक्रोमेट का हम आगे देखते हैं संरचना। यदि हम इसके बारे में बात करें
तो यदि K2Cr2O7 इसको यदि तोड़ा जाता है दोस्तों तो ये टूट जाएगा K+2K+ में Cr2O7 -2 में। ये जो होता है इसको बोला जाता है दोस्तों यहाँ पर डाइक्रोमेट आयन। यदि हम इसके सिंगल पीस की बात करें तो सिंगल पीस इसमें होगा दोस्तों CrO4, इसको बोला जाता है दोस्तों क्रोमेट आयन। इसको क्या बोला जाता है? क्रोमेट आयन। आरी बात समझे, इसके ऊपर भी -2 होता है। तो CrO4 इसको बोलते हैं क्रोमेट आयन सिंगल अगर देखा जाए पीस तो, और Cr2O7 -2 इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन। अब इन दोनों की हम क्या करते हैं, संरचना को समझते हैं। दोस्तों यदि हम क्रोमेट आयन को लेकर के चलें तो क्रोमेट आयन का हो जाएगी स्ट्रक्चर ऐसे, बीच में Cr है, क्रोमियम है, और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है चतुष्फल की होती है। तो आपका एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा और दूसरा होगा वो भी डबल बॉन्ड के साथ में, और 2 ऑक्सीजन होते हैं वो सिंगल बॉन्ड के साथ में जुड़ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों इसके ऊपर कितने आवेश है? -2। तो जिसके ऊपर माइनस लिखा होगा वो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, और जिसके ऊपर नहीं लिखा होगा माइनस वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। यदि आप इसको ऐसे नहीं लिखे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रोमियम सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, और जो आवेश हैं उसको हम संपूर्ण जो क्रोमेट होता है उस पर लिख देंगे -2। तो वहाँ पर आपको डबल बॉन्ड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर -2 होगा वो किसी 2 के लिए लगेगा। अगर इसको खोल के लिखेंगे तो किसी 2 के लिए लगेगा और 2 में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये हो जाएगा क्रोमेट आयन, इसके स्ट्रक्चर। अब हम समझते हैं डाइक्रोमेट आयन की स्ट्रक्चर। दोस्तों डाइक्रोमेट आयन होता है, इसकी अगर बात करेंगे तो इसकी भी संरचना चतुष्फल की होती है, लेकिन इसमें 2 चतुष्फल की क्या करेंगे, आपस में सम्मिलित होंगे, ठीक है, जुड़ेंगे। जिसमें अगर आप देखोगे तो क्रोमियम और बीच में ऑक्सीजन होगा एक, और क्रोमियम इस प्रकार से आएगा, ठीक है, होते हैं। कैसे होगा देखिए ध्यान से, हमारे पास में ये है, हमारे पास में एक क्रोमेट आयन, उसी प्रकार से दूसरा होगा। तो इसको मैं बना रहा हूँ Cr, और इसके जो 3 ऑक्सीजन है उसको मैंने ऐसे बना दिया। ये जो ऑक्सीजन होता है ये वाला, इसको इधर बना दिया। अब जो अगला आएगा इसी के जैसा दूसरा, उसका ऑक्सीजन एक नहीं होगा, ये संयोजित हो, मतलब ये सामान्य गिना जाएगा दोनों के लिए, ठीक है, और बाकी 3 तो होंगे इस प्रकार से। और इस पर आवेश भी कितना होगा, -2, तो ये संपूर्ण लग जाएगा -2। ये होता है दोस्तों डाइक्रोमेट आयन। क्या होता है? डाइक्रोमेट आयन। अब इसमें एक खास बात देखिए ध्यान से, ये जो ऑक्सीजन और क्रोमियम इनके मध्य देखा जाएगा कोण की, तो यहाँ पर जो कोण बनता है वो बनता है 124 डिग्री, और यहाँ पर जो दूरी होती है दोस्तों वो होती है 180 pm पैरामीटर, और इनके अगर देखा जाए तो यहाँ पर 163 पैरामीटर होती है, ठीक है। तो ये है हमारे पास में डाइक्रोमेट आयन की संरचना। अब दोस्तों इसके गुण को समझते हैं, इनके गुण क्या होते हैं। भौतिक गुण में देखेंगे तो ये अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करें तो ये कैसे होते हैं, नारंगी लाल रंग के क्रिस्टल होते हैं। इनका गलनांक की बात करेंगे तो 669 डिग्री सेल्सियस होते हैं गलनांक इसका, और ठंडे जल में कैसे होते हैं, कम विलेय, है ना, ज़्यादा घुलते नहीं है ठंडे जल में। गर्म जल हो तो आसानी से घुल जाते हैं, अधिक विलेय होते हैं, ठीक है। अगर हम इसके ताप की बात करेंगे तो दोस्तों जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है इसको अगर गर्म करते हैं अतिरिक्त तो वो टूट जाते हैं। अब किस में टूटते हैं समझते हैं हम लोग। हमारे पास में पोटेशियम डाइक्रोमेट है K2Cr2O7, उसको यदि हम लोगों ने डेल्टा हीट किया, दोस्तों डेल्टा हीट का मतलब होता है गर्म करना। एक तो टूट जाएगा दोस्तों K2Cr O4 में, और दूसरा टूट जाएगा Cr2O3 में, एंड लास्ट बन जाएगा O2, ठीक है। अब इसमें देखिए ध्यान से, जो K2CrO4 इसको बोलते हैं पोटेशियम क्रोमेट, और इसको बोलते हैं क्रोमिक ऑक्साइड, ठीक है, और ये क्या आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब दोस्तों इसके उपयोग को समझो, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है। इनके उपयोग अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से प्रयोगशाला, लैब में और उद्योगों में प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में प्रयोग किया जाता है, प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है।
इनको पानी को शुद्ध करना है तो भी हम पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रयोग करेंगे, जैसे कुआं हो गया, तालाब हो गया, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। और विरंजी कारक के रूप में भी किया जाता है, जैसे कपड़े होते हैं, ठीक है, उनमें कलर को उड़ाने के लिए विरंजी कारक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट का। तो ये हो जाएगा आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब एक हम और पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। हाँ दोस्तों, अब हम सेकेंड समझते हैं। सेकेंड का नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट होता है, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों KMnO4। तो KMnO4 को हम बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। इसमें भी 3 चीज़ देखेंगे दोस्तों। इसमें एक चीज़ मैं नहीं बताऊंगा आपको, उपयोग होते दोनों के सेम है। मतलब जो आगे हमने पढ़ा है पोटेशियम जो डाइक्रोमेट था उसको पढ़ा, तो उसके जो उपयोग मैंने लास्ट बताए वही उपयोग इसके भी हैं, ठीक है। तो गुण देखेंगे, संरचना देखेंगे और इसके निर्माण कैसा होता है वो देखेंगे। अगर हम इसके सबसे पहले निर्माण की बात करें दोस्तों, तो बड़े पैमाने पर अगर देखा जाए तो पोटेशियम को, यहाँ पर एक ध्यान रखना, पोटेशियम को पायरोलुसाइड का फॉर्मूला होता है दोस्तों MnO2, इसको बोलते हैं पायरोलुसाइड नामक खनिज से इसको बनाया जाता है। ये जो अभिक्रिया होती है, इनको जो बनाना होता है 2 पदों में संपन्न होता है। पहले पद में क्या होता है, जो पायरोलुसाइड होता है उसको कन्वर्ट करना होता है पोटेशियम मैग्नेट में। तो पायरोलुसाइड का फॉर्मूला क्या है, पायरोलुसाइड का फॉर्मूला है MnO2। इसकी अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ और साथ में वायु की उपस्थिति, ठीक है। तो ये बन जाता है पोटेशियम मैग्नेट। तो पोटेशियम मैग्नेट का फॉर्मूला होता है दोस्तों K2MnO4 प्लस साथ में बनता है H2O। ये जो K2MnO4 होता है इसको बोलते हैं पोटेशियम मैग्नेट, ठीक है, ये पोटेशियम मैग्नेट। अब पोटेशियम मैग्नेट को वापस से हमको कन्वर्ट करना है किसमें, पोटेशियम पर मैग्नेट में। तो पोटेशियम मैग्नेट को पोटेशियम पर मैग्नेट में कन्वर्ट करना है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, K2MnO4 की अभिक्रिया हम सल्फ्यूरिक एसिड से करवा देते हैं। वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था H+ लिया था और वो H+ H2SO4 से आता है। और चाहे तो यहाँ पर भी आप ले सकते हो, नहीं तो आप H2SO4 भी लिख सकते हो। तो K2MnO4 की अभिक्रिया H2SO4 के साथ में करवाते हैं तो सीधा बन जाता है पोटेशियम परमैंगनेट अर्थात KMnO4। साथ में साइड प्रोडक्ट बनते हैं दोस्तों। एक तो वापस से आपका पायरोलुसाइड बनता है जो कि शुद्ध बनता है। पहले हमने लिया था वो कैसा था, अशुद्ध था। ये जो बनता है वो शुद्ध बनता है MnO2। इसके अलावा H2O भी बनता है इसमें और इसके अलावा K2SO4 भी बनता है और ये आपका प्राप्त हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट। हाँ दोस्तों, अब हम इसके देखते हैं गुण और संरचना। पहले गुण को पढ़ लेते हैं, इसके बाद संरचना देखेंगे। दोस्तों इसके गुण हो जाएंगे, यह बैंगनी रंग का धात्विक चमक वाला प्रिज्मेटिक क्रिस्टल होता है, ठीक है। तो यह अगर देखा जाए आपका जो KMnO4 होता है, पोटेशियम जो परमैंगनेट होता है, वो दोस्तों कैसा होगा, धात्विक चमक वाला प्रिज्मेटिक क्रिस्टल होता है। इसके अगर गलनांक की हम बात करें तो दोस्तों 250 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है। ये भी ठंडे जल में कम विलय होता है, जिस प्रकार से वो था उसी प्रकार से। और यहाँ पर गर्म जल होता है उसमें ज़्यादा विलय होता है। अगर हम ताप के प्रभाव की बात करेंगे तो दोस्तों अत्यधिक इसको अगर गर्म करते हैं तो ये अपघटित हो जाता है और ऑक्सीजन गैस को देता है। रिएक्शन को समझते हैं हम लोग किस प्रकार से ऑक्सीजन और क्या बनाता है। हमारे पास में है KMnO4 अर्थात पोटेशियम परमैंगनेट। इसको जब हम गर्म करते हैं, डेल्टा हीट करते हैं, तो दोस्तों यहाँ से बन जाता है K2MnO4 प्लस MnO2 एंड साथ में O2 बनता है, ठीक है। दोस्तों ये आप सोच ही रहे हैं कि यहाँ पर ज़्यादा लिख रहे हैं, अभिकारक में कम ले रहे हैं। इसको मैं बैलेंस नहीं किया, इसको ज़्यादा संख्या में लेंगे तो ये प्राप्त होगा। यहाँ से क्या मिला हमको, तो यहाँ से हमको मिला है ऑक्सीजन गैस, ठीक है। ये हमको गैस प्राप्त होती है, इसको बोला जाता है पोटेशियम मैग्नेट, ठीक है। आगे अगर हम इसको देखा जाए तो इस पोटेशियम मैग्नेट को K2MnO4 को यदि ज़्यादा गर्म करते दोस्तों, तो ज़्यादा गर्म करने पर ये बनाता है मैग्नाइट, मतलब कि K2MnO3 बनाता है। इसको बोलते हैं पोटेशियम मैग्नाइट और साथ में यहाँ पर बनता है O2, ठीक है। इसको बोलते हैं पोटेशियम मैग्नाइट। दोस्तों अगर देखा जाए ना तो ये इसके जैसा गर्म नहीं करना है, इसको लाल तप्त करना है। मतलब जैसे लोहा नहीं पिघलाते
गर्म कैसे करते हैं, लाल तप्त करते हैं ना, उसी प्रकार से बहुत ज़्यादा गर्म करने पर पोटेशियम मैग्नाइट बनता है। अब हम समझ लेते हैं संरचना को। दोस्तों जो आपका KMnO4 है, इस KMnO4 को अगर हम तोड़ेंगे तो उसके दो भाग बनते हैं। एक तो आपका बनता है K+ और दूसरा आपका बनता है MnO4। अब MnO4 के भी दो भाग बन जाते हैं। MnO4 एक माइनस का और एक बन जाएगा -2, जिसके ऊपर -1 है और जिसके ऊपर -2 है। इनके अलग अलग नाम होते हैं। तो दोस्तों जिनके ऊपर अगर माइनस होता है तो इसको बोला जाता है परमैग्नेट आयन। इसको बोला जाता है परमैग्नेट आयन और इसको बोला जाता है मैग्नेट आयन। आ रही बात समझे? जो MnO4 माइनस होता है इसको हम बोलते हैं परमैग्नेट आयन और MnO4 -2 होता है जिसके ऊपर -2 चार्ज है, उसको बोला जाता है मैग्नेट आयन। दोस्तों अगर हम मैग्नेट आयन की बात करेंगे तो ये जो होता है वो कैसा होता है, हरे कलर का होता है और साथ में ये दोस्तों अनुचुंबकीय होता है, अनुचुंबकीय होता है। लेकिन इसकी बात करेंगे तो ये दोस्तों नील लोहित कलर का होता है और ये प्रतिचुंबकीय होता है। प्रतिचुंबकीय मतलब चुंबक से प्रतिकर्षित होता है। दोनों के स्ट्रक्चर को समझते हैं हम लोग। यदि मैं इसकी बात करूं तो दोस्तों इसमें क्या होगा, चतुष्फलक की संरचना ही बनेगी जैसे क्रोमेट की बनी थी वैसे। तो यहाँ पर Mn है हमारे पास में और ऑक्सीजन कितने हैं, 4। एक ऑक्सीजन पर हम माइनस लगा रहे थे, इसको पहले से लगा देते हैं माइनस, और जो बाकी डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएंगे। ये भी डबल बॉन्ड से, ये भी डबल बॉन्ड से और ऊपर होगा वो भी डबल बॉन्ड से। ठीक है, तो ये किसकी हो जाती है, पर मैग्नेट आयन की स्ट्रक्चर। और मैग्नेट के आयन मैग्नेट आयन होता है उसकी अपन बात करें तो इसमें हो जाएगा Mn, इसमें 2 हो जाएंगे नेगेटिव चार्ज ऐसे और 2 हो जाएंगे पॉजिटिव बोले तो डबल बॉन्ड से कनेक्ट। ठीक है, ये हो जाएगी इसकी चतुष्फलक की स्ट्रक्चर। आ रही बात समझे? तो ये हो जाएगा आपका परमैग्नेट की स्ट्रक्चर और ये हो जाएगी मैग्नेट की स्ट्रक्चर। और दोनों की स्ट्रक्चर कैसी है दोस्तों, चतुष्फलकीय। कैसी है, चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय मतलब संकर्ण कौन सा होगा, sp3। ठीक है, संकर्ण कौन सा हो जाएगा, sp3। तो दोस्तों इसी के साथ में इसको एंड करते हैं हम लोग, क्योंकि अब मैंने आपको बता दिया जो उपयोग होते हैं वो हमने आगे क्रोमेट के उपयोग देखे थे, उसी प्रकार से इसके भी उपयोग हैं, वही है उसके उपयोग। तो वीडियो यहीं एंड करते हैं दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।